प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा तो हो गई थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। और कुछ योजनाओं में डेट भी महत्वपूर्ण है। ये वही योजना है जिसकी डेट से भी सवाल बनते हैं। तो अनाउंसमेंट हुआ था अगस्त 15 को 2014 में बेटा, और लॉन्च हुई थी ये 28 अगस्त 2014 को। इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है। उसमें जीरो बैलेंस वाले खाते खोले जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें ध्यान रखना है बेटा, उसमें जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। तो आपसे पूछेगा भी इसमें अगर खाता खुलवाना है जन धन योजना में कितना पैसा देना पड़ेगा? तो कोई पैसा नहीं देना है, इसमें आपको केवल और केवल जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट ऑल फैमिलीज विद द बैंक्स, या बैंकिंग सिस्टम से, मतलब बैंक या बैंकिंग सिस्टम से हर परिवार जुड़ा हुआ हो। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो हैं, बहुत सारी चीजें आजकल बैंक के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, जैसे गैस की सब्सिडी भी जब आती थी तो वो किस में आती थी? बैंक अकाउंट में आती थी। तो बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम से हर परिवार को जोड़ना इसका उद्देश्य था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी परिवारों को बैंकों से जोड़ना, और बेटा कम से कम एक खाता, यानी एटलीस्ट एक अकाउंट जो है, वन बैंक अकाउंट एक फैमिली का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक अकाउंट हो। ठीक है, अब जो खाते 28 अगस्त 2018 के बाद खुले हैं या पहले खुले हैं, उन दोनों को ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है ये योजना। मान लो किसी का जनधन अकाउंट खुला हुआ है, किसी का जनधन अकाउंट खुला हुआ है और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए। अगर उसका खाता जब पहले वाले खुले थे बेटा, याद रखना है, जो 28 अगस्त 2018 से पहले खुले थे, तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख का दिया जाता था। और जो खाते बाद में खोले गए हैं तब से बेटा 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। तो आज की डेट में कितना दिया जाता है? 2 लाख। भाई जो इंश्योरेंस है एक्सीडेंटल, इन खातों में खाता धारकों का जो अकाउंट होल्डर है वो कितना दिया जाता है? 2 लाख दिए जाते हैं। और याद रखना है इसमें 50% से भी ज्यादा जो अकाउंट हैं वो महिलाओं के हैं, विमेन के हैं। किसके हैं? विमेन के। ठीक है, तो पीएम जनधन योजना जो अनाउंसमेंट है 15 अगस्त 2014 शुरू हुई, लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2014, मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैसे खाते खुलते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते हैं। उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से या बैंक से जोड़ना। क्या दिया जाता है? दुर्घटना बीमा, हाँ जी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है 1 लाख का दिया जाता था अगर खाता 28 अगस्त 2018 से पहले खुला हो, यानी पहले 4 सालों में। उसके बाद खुले हैं तो 2 लाख का बीमा दिया जाता है। और 50% से भी ज्यादा अकाउंट जो हैं वो महिलाओं के हैं। किसके हैं? महिलाओं के। हाँ, किसी का भी खुल सकता है बेटा, है ना, जनधन अकाउंट। खासतौर पे वैसे गरीब लोगों के खुले थे अकाउंट, है ना, खासतौर पे गरीब लोगों के जो फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े ही नहीं थे। ठीक है, तो 15 अगस्त तो आराम से याद हो जाएगा, 28 अगस्त भी याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आपको बस 1-2 बार रिवीजन करना है। चलिए मैं वो बता दूंगा कैसे करना है। मेक इन इंडिया शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 और इसकी भी डेट पूछी जाती है बेटा। मेक इन इंडिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई सबसे कह रहे हैं हम दुनिया से कि आप मेक मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो कहां करो? इंडिया में आके करो। आप जो भी चीज बना रहे हो, जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो इंडिया में आके करो। और मेक इन इंडिया का मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अलग होता है, याद रखना। मेक इन इंडिया योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है।
और उद्देश्य था इसमें कि देश को मैन्युफैक्चरिंग, जो देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो निर्माण होता है, उसको बढ़ावा देना और यहाँ अपने देश को एक वैश्विक विनिर्माण हब यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी दुनिया आकर निर्माण हमारे यहाँ करे। उससे क्या होगा बेटा, टैक्स भी मिलेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा बेटा, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, है ना, उनका घर चलेगा जिससे। तो ये सब फायदे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं भाई मेक इन इंडिया, इंडिया में आके बनाओ। ठीक है, शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2014। जैसे मैंने बताया था जन धन योजना की शुरुआत, जन धन की लॉन्च डेट क्या थी, तो जन धन योजना 2 डेट उसमें आती हैं बेटा। ठीक है, 2 डेट आती हैं। पहली 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था 2014 में ही। ठीक है, और 28 सितंबर को बेटा 28 अगस्त को लॉन्च हुआ था 2014 में ही। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हो गई है। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट हुआ था कब, 15 अगस्त 2014 को, तो दिमाग में रखना है। चलिए, मेक इन इंडिया हो गया 25 सितंबर 2014। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये वाली किससे थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और बेटा वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में इंडिया को बदलना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा एक और उद्देश्य था कि जो हमारी जीडीपी है उसमें जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, जीडीपी जो 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, उसका सेकेंडरी जो है उसको क्या बोलते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो पार्टिसिपेशन है 25% तक पहुंच जाए। यानी अगर हमारे यहाँ 100 रुपए का निर्माण होता है तो 25 रुपए कम से कम किससे पैदा हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ये भी इसका उद्देश्य था, ये भी क्या था, इसका उद्देश्य था। ठीक है बेटा, ज्यादातर योजनाएं 2014 से पहले इकोनॉमिक्स में आपको करवा देंगे सर, या करवा दी होंगी। ज़्यादातर योजनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि कोई भी सरकार चाहती है कि जो हमने काम किए हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो चाहती है कि भाई इसी तरह की योजनाएं पूछी जाएं। आप एग्ज़ाम में भी देखोगे तो उसी तरह की योजनाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है, हाँ 30,000 रुपये जीवन बीमा, हाँ बेटा 30,000 रुपये जीवन बीमा, ये रह गया था। 30,000 रुपये जीवन बीमा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल मृत्यु हो जाए, देखो ये है दुर्घटना बीमा, ये कोई अपनी नेचुरल डेथ मरा है तो उसको नहीं मिलेगा। 30,000 का जीवन बीमा इसमें शुरू में था, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाए तो भी 30,000 रुपये दिए जाते थे, 30,000 रुपये से पहले दिए जाते। चलिए आइए, मेक इन इंडिया हो गया, ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो बिल्कुल। नमामि गंगे योजना, तो इसको लॉन्च किया गया था जून 2014 में, इसकी कोई निश्चित डेट नहीं पूछी जाती, लॉन्च किया गया जून 2014 में। जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय बेटा, है ना, ध्यान रखना है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। और गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, तो कंजर्वेशन के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए बेटा, किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए, जो हमारी गंगा नदी है, माँ गंगा के संरक्षण और शुद्धि के लिए शुरू किया गया था। और यहाँ से जो ज़्यादा सवाल बनता है वो नमामि गंगे परियोजना कब लॉन्च की गई थी, यही बनता है। क्या बनता है, यही बनता है। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें अगर हम, तो देखो इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014। अच्छा, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। 25 सितंबर को तो हमने मेक इन इंडिया, 25 सितंबर को क्या लॉन्च किया था, हमने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। क्या किया था, मेक इन इंडिया हमने 25 सितंबर को लॉन्च किया था। ठीक है, कब किया था, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया। ठीक है, 14 या 15, तो 15 अगस्त 2014 को हमने क्या लॉन्च किया था, तो हमने लॉन्च किया था जनधन योजना को। नमामि गंगे मिशन हमने कब यूज किया है, लॉन्च किया है, तो जून 2014 में किया है। अब याद रखना है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय उस टाइम हुआ करता था, अब इसका नाम है भैया जल शक्ति मंत्रालय।
तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये ऑप्शन में ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि कोई सा एक नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो भैया ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा? 2 अक्टूबर 2014 को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, और उद्देश्य है स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देना, यानी हम ऐसी आदतें अपनाएं, हम ऐसे काम करें कि भैया क्लीनलीनेस फैले, क्लीनलीनेस फैले, ऐसा बेटा याद रखना है, ठीक है। यानी कि जहां हमें क्या मिले बेटा? जहां हमें स्वच्छता मिले, ठीक है। तो स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देता है स्वच्छ भारत मिशन। ये मिशन है, यानी इनका मिशन एक बना लिया कि भाई हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वच्छ भारत बनाएंगे। तो ध्यान रखना है भैया, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, अब जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। और उद्देश्य है स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देना, स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। स्वच्छ भारत मिशन की जो प्रमुख पहल है, तो सबसे पहले तो हमने ध्यान देना कि 100 घंटे श्रमदान, यानी हर आदमी 100 घंटे क्या करेगा? लेबर करेगा, अपना श्रमदान करेगा। किसके लिए? स्वच्छता के लिए, क्लीनलीनेस के लिए। तो लोगों से कहा कि भाई 100 घंटे कम से कम एक साल में आप किसके लिए श्रमदान करोगे? भैया लेबर करोगे। किसके लिए करोगे? तो आप करोगे किसके लिए? स्वच्छता के लिए, ठीक है। गांव और शहरों में शौचालय निर्माण, यानी टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना है, गांव में भी और शहरों में भी। इससे भी क्या होगा भैया? खुले में शौच नहीं करेंगे लोग, तो ये भी स्वच्छता को ही बढ़ावा देगा। और तीसरा बेटा कचरा प्रबंधन, जो हम वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, जो हम कचरे का प्रबंध करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं वहीं कहीं कहीं पड़ा हुआ घूम रहा है कचरा। तो ये तीनों काम ही असलियत में हमें लास्ट में कहाँ लेके जाएंगे? ये तीनों ही काम हमको स्वच्छ भारत मिशन की तरफ लेके जाएंगे। तो सवाल पूछा जाएगा, एक ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती पे शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। कब शुरू किया गया है? महात्मा गांधी की जयंती पे। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। उद्देश्य स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देना, लोगों को 100 घंटे प्रतिवर्ष, ध्यान रखना है, श्रमदान के लिए प्रेरित करना, प्रतिवर्ष 100 घंटे श्रमदान के लिए प्रेरित करना, गांव और शहरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना, उद्देश्यों में एक है बेटा, है ना, और कचरा प्रबंधन को सुधारना। ये सब करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पूछ जाते हैं, ठीक है। सांसद आदर्श गांव योजना, तो देखो इसकी डेट नहीं पूछी जाती है ज्यादा, तो आपसे पूछा जाएगा सांसद आदर्श गांव योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य गांव और वहां के लोगों में उन वैल्यूज को स्थापित करना, उन वैल्यूज को बेटा याद रखना है, इनकलकेट करना, कि जिससे वो स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए भी आदर्श बने। यानी गांव और वहां के लोगों में इस तरह की वैल्यूज डालना, इस तरह की क्या भाई नैतिक मूल्य डालना, इस तरह की आदतें डालना कि वो खुद तो सुधार कर ही लें, दूसरों के जीवन में भी एक सुधार, ध्यान रखना है बेटा, करें, वो उनके लिए भी आदर्श बने। और इसमें मेन कैसे करते थे? तो संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित किया गया। इसमें संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा भी और लोकसभा भी, क्योंकि सांसद तो दोनों में ही होते हैं, इन दोनों के सांसदों को एनकरेज किया गया कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो उनका खुद का क्या है बेटा, जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से एक गांव की पहचान करें और उसे गोद ले लें, अडॉप्ट कर लें, और फिर आदर्श गांव के तौर पे बेटा उसका विकास करें। यानी जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है, वो एक गांव चुनेगा अपनी, कहां से? अपने क्षेत्र से, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से उसने चुनाव लड़ा है। उस एक गांव को वो आदर्श गांव में बदलेगा, यानी उसको बेहतर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। जब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ था तब 2 गांव कर दी गई थी संख्या। क्या कर दी गई थी? 2 गांव इसकी संख्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया कि अपने अपनी जानकारी का, अपनी अपनी जगह से एक वो ले लो, है ना,
क्या लोगे, एक गांव ढूंढ लो और उसकी अच्छी तरह से क्या करनी है भैया, विकास, उसको अच्छे से विकसित करना है, विकास के लिए उसके प्रयास करना है। और भैया जब वो विकसित हो जाएगा तो दूसरों के लिए भी आदर्श गांव के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी लगा रखी थी। एक शर्त कौन सी लगा रखी थी बताओ? इसमें एक शर्त भी लगा रखी थी, और वो शर्त क्या लगा रखी थी बताओ? इसमें एक शर्त, बेटा डबल वॉइस आ रही है क्या? डबल वॉइस आ रही है, बताओ, बताना एक बार। तो एक शर्त भी लगाई कि वो अपना गांव नहीं होना चाहिए, ना अपनी ससुराल होनी चाहिए, ठीक है, यानी ना तो अपना और ना अपने जीवन साथी का गांव। कभी आदमी सोचे कि ले चलो अपने ही गांव सुधारे दें, ठीक है, दूसरों को पैसा तो बेटा सरकार देगी, पैसा सबके लिए सरकार देगी, कोई अपनी जेब से नहीं करेगा। सांसद आदर्श गांव योजना ये हो जाएगी। तो कौन सी योजना में गांव गोद लेना था? तो सांसद आदर्श गांव योजना में गोद लेना था गांव। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी भी डेट पूछी जाती है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 तो इसकी डेट पूछी जाती है। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 3 चीज याद रखना है। टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, एक तो मतलब लड़कियों और लड़कों को समान माना जाए, ठीक है। इंक्रीज द सेक्स रेशो, जो अभी हमारा क्या है बेटा, लिंगानुपात है, वो बहुत कम होने लगा है, तो उसको बढ़ाना। और लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। एंड टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन। तो यानी कि 3 इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। कौन से 3? कौन कौन से हैं? टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दूसरा बेटा याद रखना है कि टू इंक्रीज द सेक्स रेशो, यानी लिंगानुपात को बढ़ाना। और तीसरा मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन, यानी एजुकेशन के थ्रू महिलाएं सोशली भी इंडिपेंडेंट हो जाएं। और याद रखना है बेटा, सोशली भी इंडिपेंडेंट हो जाएं और क्या, आर्थिक तौर पे यानी इकोनॉमिक तौर पे भी वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना। एक बच्चा कह रहा है सर जी हेल्प मी, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं क्योंकि हमने जिसे चाहा वो कभी हमें चाहा ही नहीं। चाहना और ये ना सब बेटा, और अगर चाहत ना मिले तो दुखी होना, ये बस 2-4 साल का ही और खेल है। फिर जिंदगी में प्रायोरिटी बदल जाएंगी, फिर जिंदगी की जो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, ठीक है। और चाहने की ऐसी बात है, मैं पुलिस में रहा हूं, तो जब हम किसी को चाहते हैं ना, तो हम कई बार ऐसा होता है कि केवल पॉजिटिव पहलू देखते हैं, केवल पॉजिटिव पहलू। और इसी वजह से भाई कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम बंधन में बन जाते हैं जो हमारा पेट भी नहीं भर सकता, अपने बच्चों का भरना तो बहुत दूर की बात है। तो ध्यान रखना, मैंने ऐसे लोगों को तलाक के लिए अपने थाने में आते देखा, जो पहले आए थे कि जी हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे घर वाले मार देंगे, और बेटा 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर वो आपस में लड़ भिड़ के भी वहां आ गए। क्यों? क्योंकि जब प्यार करते हैं ना हम, तो प्यार करने में किसी से, तो फिर तो हम जब केवल पॉजिटिव पहलू ही दिखाते हैं ना, फिर तो हम नहा धो के मिलते हैं किसी से भी, फिर उसने ऐसे थोड़ी देखा है कि घर पे 4 दिन भी नहीं नहाता है या नहाती है, वैसे तो देखा ही नहीं है, ठीक है। और उसने ऐसे भी नहीं देखा है बेटा, उसने इस तरह से भी नहीं देखा है कि भाई अभी तो क्योंकि मैं अपना किराया लगा रहा हूं, कोई और अपना किराया लगा रहा है, ठीक है, और इधर उधर दोस्तों से मांग के भी ना, चाहे तो अपना 2 बर्गर के पैसे जुटा ले रहा है आदमी, और खड़े होकर 2 बर्गर खा लेते हैं, खत्म। कल को बच्चे भी होने हैं, शादी होगी उनकी पढ़ाई भी होगी, उनका सारा खर्चा भी करना है। तो सारी चीजें देख के कुल मिला के मैं बता देता हूं कि प्यार केवल तब तक होता है जब तक हम आप एक जिंदगी में नहीं जुड़ते। जब एक जिंदगी में जुड़ जाते हैं ना, तो 90% मामलों में फिर प्यार खत्म होता है। क्यों? क्योंकि फिर जो हमारी प्राथमिकताएं दूसरी चल जाती हैं।
अब इतनी जल्दी ये आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इतनी जल्दी ये चीज समझ में आने लगे तो फिर आदमी इस चीज के चक्कर में ही ना पड़े, है ना। इसलिए मैं कह देता हूं आपको कि भाई अगर प्यार है और कहीं ऐसी जगह से है जहां कुछ ना घर वालों की इज्जत को हानि हो रही है, ना कोई दिक्कत हो रही है, लड़का ठीक ठाक कमाता भी है, ठीक है, आपका पेट भी भर देगा, तो उस प्यार को आगे बढ़ाने में फायदा भी है। नहीं तो भाई ठीक है, उसे जितना है वहीं तक सीमित रखो और अपनी जिंदगी में एक दिन आगे बढ़ जाना। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों को इस टाइम पे अच्छी नहीं लगेगी बात, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में लगभग 15 साल का अंतर है। तो आप 15 साल बाद ये चीज समझोगे, या फिर आप माता पिता से पूछोगे, तब समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। शुरुआत 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, है ना, लिंगानुपात को बढ़ाना और लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पे यानी सोशली एंड फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है बेटा, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की बारे में बात करें बेटा, ठीक है। सर आपकी एज क्या है? तो बेटा मेरी 40 है, 40 इसी महीने हुई है, ठीक है। चलिए, तो फिर सुकन्या समृद्धि योजना, देखो शुरुआत है 22 जनवरी, ये भी अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले दिन ही। हाँ, इसका क्या है बेटा उद्देश्य? देखो, क्योंकि बालिका जो है उसके लिए भी पूरी जिंदगी पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके नाम पर बचत को प्रोत्साहित करना, उसके नाम पर ध्यान रखना है, बचत को प्रोत्साहित करना। ध्यान रखना है आपको कि भैया एक तो लड़की है ना, इसके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना, यानी आदमी पहले से ही उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दे बेटा, ठीक है। चलिए, ऐसी बालिका के नाम पर जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो आपसे पूछा जाएगा सुकन्या समृद्धि में किसको शामिल किया जा सकता है? तो ये ऐसी बालिका के नाम पर भैया खोला जा सकता है, ये खाता खुलता है। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलता है, उस खाते में आप बचत कर सकते हो बच्ची के नाम से। फायदा क्या होगा? फायदा ये हो गया, ऊंची ब्याज दर मिलती है, ऊंची ब्याज दर, ठीक है। ब्याज जो है हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है नॉर्मल किसी भी खाते से, ठीक है। ऊंची ब्याज दर मिलती है, प्लस टैक्स में भी बचत मिलती है, ठीक है। तो मतलब जो थोड़ा सा दृष्टिकोण माँ बाप का लड़कियों के प्रति नेगेटिव होता है वो सुधर सकता है इससे, वो इससे थोड़ा सा सुधर सकता है बेटा, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा। हर्षित मैं देख के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा, है ना, मैं देख के बताऊंगा। तो बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन और उसके नाम से बचत को प्रोत्साहित। पर यह खाता किसका खुल सकता है? सुकन्या समृद्धि खाता, इसी नाम से खाता भी खुलता है, सुकन्या समृद्धि खाता, ठीक है बेटा। तो 10 साल से कम जिसकी उम्र है और साल में कम से कम 250 रुपए अगर जमा करोगे तो भी काम चलता रहेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा करने हैं तो 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो, और अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए ये खुलता है। तो आपसे पूछा जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता कितनी बालिकाओं के लिए खुल सकता है? 2 बालिकाओं के लिए खुल सकता है। साल में इसमें अधिकतम कितने रुपए जमा होते हैं? 1.5 लाख रुपए जमा होते हैं। कितने होते हैं? 1.5 लाख रुपए जमा होते हैं बेटा, ठीक है। साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए। शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य तो बालिकाओं के नाम से बेटा याद रखना है, परिवार में बचत को प्रोत्साहित करना। और किस बालिका के नाम पर? तो 10 साल से कम उम्र वाली के नाम पर ही केवल खोला जा सकता है। और ये सारे के सारे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण हमने देख ली 22 जनवरी को ही। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा याद रखना है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो एक तो मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना आप, ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। हाँ जी, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को। और ये सूक्ष्म उद्यम जो हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे क्या है बेटा, जो माइक्रो
क्या है बेटा, जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो भी कोई क्या है उद्योग हैं, यानी कि कोई भी बिजनेस है, उसके क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। जैसे छोटे उद्योगों के लिए जब पैसे की जरूरत हो तो कौन सी योजना के तहत ले सकते हो आप, इसी योजना के तहत ले सकते हो बेटा, ठीक है। किस योजना के तहत ले सकते हो, तो इसी योजना के तहत आप ले सकते हो सूक्ष्म उद्यमों के लिए। आपसे पूछा जाएगा मुद्रा योजना में कितने तरीके के लोन, तो देखो पहले तो 3 तरीके के लोन थे मुद्रा योजना में। पहला शिशु ऋण, हाँ, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। तो पहले, ठीक, इसके तहत पहले 3 तरह के लोन दिए जाते थे। तो शिशु, किशोर, तरुण कौन कौन से हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु ऋण में भैया 50,000 तक का ऋण है, 50,000 से 5 लाख तक का किशोर में, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का। अब चौथा तरुण प्लस जोड़ दिया गया है, तरुण प्लस, और ये उनके लिए है जिन्होंने पहले मान लो तरुण ऋण लिया, किसी ने लोन लिया था 5 लाख से 10 लाख तक का तरुण, और बेटा याद रखना है ये ऋण उन्होंने आसानी से चुका दिया, सफलतापूर्वक चुका दिया, सफलतापूर्वक चुका दिया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, और अब चौथा जोड़ा गया है तरुण प्लस 10 लाख से लेकर 20 लाख तक। हाँ देखो, अब ऋषु गौतम पूछ रहे हैं जी सर आपको प्यार हुआ था, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवालों से हमारी सीजीएल निकलेगा। जो प्यार है ना असलियत में, वो क्या है? आजकल प्यार की परिभाषा ही बदल गई। अच्छा तू मुझसे प्यार नहीं करती, अब देख तेरी तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल करूंगा। तू मुझसे प्यार नहीं करती, ओहो अब देख तुझ पे तेजाब डालूंगा। प्यार की परिभाषा ही ये है कि जो आदमी जितना आराम से आपकी जिंदगी में आया था, अगर वो जाना चाहे तो उसे उतने ही आराम से जाने दिया जाए, इसी का मतलब प्यार है। और प्यार ये भी है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहने लगे हो और वो आपको अपना सब कुछ सौंपने को तैयार है, अपना जीवन भी आपके साथ बिताने को तैयार है, तो फिर आपको ये भी पता हो, आपके पास एक विजन ऐसा भी हो कि अगर जीवन जिया भी जाएगा तो कैसे जिया जाएगा। अगर आप अपने साथ साथ किसी और एक आदमी को इसलिए जोड़ लेते हो केवल कि आपको प्यार नाम का लगता है कि कुछ प्यार नाम का हुआ है आपको, और फिर आप उसको दर दर भटकाते हो अपने साथ, पूरी जिंदगी क्या करवाते हो, उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख देते हो, तो वो प्यार ना पहले था ना अभी है, वो उसे कुछ नाम भी नहीं दिया जा सकता, इतनी खराब कोई चीज है वो, ठीक है। इसलिए प्यार का मतलब ही है आप हमारी जिंदगी में आए, बहुत धन्यवाद आपका, और आप जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आना भी आपकी मर्जी थी, जाना भी आपकी मर्जी है। उससे बेहतर प्यार की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती है। याद रखिए, शिशु ऋण 50,000 तक का, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण 5 लाख से 10 लाख, और अगर किसी ने तरुण आराम से दे दिया था, सफलतापूर्वक सक्सेसफुली तरुण का रिपेमेंट कर दिया था, तो उसको तरुण प्लस देंगे 10 लाख से 20 लाख तक का, 10 लाख से 20 लाख, तो शिशु 50,000 तक, शिशु 50 लाख, ठीक है, 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, और अब चौथा जोड़ा गया है तरुण प्लस, जिसे 10 लाख से लेके 20 लाख तक, ठीक है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक, ठीक है बेटा। ये तो बैंक बताएंगे कैसे लिया जाता है बेटा, अगर बैंक बताएंगे किस तरह से लिया जाता है। उजाला योजना पे आ जाओ, उजाला की फुल फॉर्म आएगी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। शुरुआत हुई 1 मई 2015 को, इसकी उजाला की शुरुआत 1 मई 2015 को। मंत्रालय है बेटा, याद रखना है, ऐसे याद कर लेना, एक माई ही सबकी जिंदगी में उजाला लाती है, एक माई ही ऐसी है, माई ही घर के 15 लोगों की जिंदगी में उजाला कर सकती है, घर के 15 लोगों, तो 2015, ठीक है, तो 15 लोगों के घर में उजाला कर सकती है, ठीक है, एक माई ही ऐसी है, मैं उजाला कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, ठीक है।
माई है जो घर के 15 लोगों की एक माई, ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो याद रखना, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। आपने देखा होगा कि पहले ऐसा हुआ करता था कि गांव में भी आपने देखा होगा बल्ब जलते थे 100-100 वाट के। और गांव में एक और दिक्कत है कि उस टाइम पे कोई भी बिल भी नहीं दिया जाता था। अच्छा, बिल भी नहीं दिया जाता था, हाँ जी, बिल भी नहीं दिया जाता था। चलिए बेटा, पैसों से, ये पैसे के हिसाब से हैं बेटा। किशोर, शिशु, तरुण ऋण, ऐसा नहीं है कि शिशु को 50,000 का मिलेगा। शिशु थोड़ी अपना कोई बिजनेस कर सकता है, शिशु अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि भैया वो किसके लिए वो नाम दिया, शिशु ऋण माने शिशु ऋण मतलब छोटा ऋण, किशोर मतलब थोड़ा बड़ा, तरुण मतलब थोड़ा सा पैसे के मामले में और बड़ा, ठीक है। तो उजाला, अब जो हम आए वापस उजाला पे, तो जो बिजली है वो बहुत खर्च होती थी, क्योंकि गांव में किसी को ज्यादातर मीटर नहीं थे और बिल भी नहीं देना है, तो सब बजा रहे हैं उसको भैया। अब सरकार ने सोचा कि एलईडी चलनी चाहिए, पर एलईडी लेगा कौन, क्योंकि एलईडी की तो बहुत कीमत होती है, एलईडी की बहुत ज्यादा कीमत है, और कीमत उसकी कम है, किसकी, बल्ब की। तो जिस 10 रुपए में उसे उजाला मिल रहा है, तो वो क्यों 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की एलईडी लेगा। सरकार ने फिर एलईडीज पे क्या दिया, सब्सिडी दी। एलईडी व्यक्तियों को बहुत कम कीमत पे मिल जाएगी, और इसके लिए योजना चलाई, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उजाला योजना। शुरुआत हुई 1 मई 2015 को। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है, और बिजली की खपत भाई, डिस्ट्रीब्यूट एलईडी बल्ब्स एट लो प्राइसेस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी बिजली की खपत कम होता कि इसके लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पे, लो प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करना इसका उद्देश्य था। अब उजाला और उज्ज्वला में अंतर है। उज्ज्वला की शुरुआत सही 1 साल बाद हुई, 1 मई 2016 को, उत्तर प्रदेश के बलिया से। यह भी पूछा जाता है बेटा। उद्देश्य था कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको बेटा क्या देना है, एलपीजी कनेक्शन देना है, और सब्सिडाइज्ड रेट पे, यानी कि रियायती दर पे, यानी छूट पर, क्योंकि उतना महंगा कनेक्शन लेने की वो हालत में नहीं है, उतना महंगा कलेक्शन लेने की वो हालत में नहीं है बेटा, कनेक्शन लेने की में, इसलिए उनको कम रेट पे दिया जाए, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सीधे सीधे जब गैस दे रहे हो तो गैस वाला मंत्रालय ही इन्वॉल्व होगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, 1 मई 2016 को। कहां से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के बलिया से। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं उनको कम रेट पे, नहीं सब्सिडाइज्ड रेट पर एलपीजी कनेक्शन देना, और इससे संबंधित मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। और इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। इसका नारा क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और इसमें कनेक्शन किसके नाम पे दिया जाता है, तो इट इज गिवन ऑन द नेम ऑफ या इन द नेम ऑफ अ वुमेन, ठीक है, महिला के नाम पर कनेक्शन दिया जाता है उज्ज्वला योजना में। किसमें, उज्ज्वला योजना में। अटल पेंशन योजना बेटा 9 मई 2015 भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है, अटल पेंशन योजना शुरू हुई, और पेंशन है तो पैसे से संबंधित होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें क्या था कि अगर कोई 18 से 40 साल के बीच का ऐसा आदमी है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, देखो, एक तो हो गया नौकरी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर, एक हो गया बेटा अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जानते हो आप, यानी जो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मान लो किसी के घर में कोई मेड काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि भैया वो किसी कंपनी में लिस्टेड है, ऐसा तो है नहीं कि उसके पैसे कटते हैं, ऐसा तो है नहीं उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कोई किसी का माली है, कोई किसी का ड्राइवर है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ऐसी किसी कंपनी वगैरह में नहीं काम कर रहे कि आगे चल के उनको छोटी मोटी ही सही कोई पेंशन वेंशन मिल जाएगी, उस तरह का उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। तो असंगठित क्षेत्र के जो हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं, अगर वो 18 से 40 साल के बीच के हैं, इफ दे आर बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स,
तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो जो थोड़ा थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, उस पैसे से क्या होगा, वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे वो उनके पेंशन, 60 साल के बाद उन्हें पेंशन दिलवाएगा। अब इसमें ऐसे भी चलन चले कि भाई लोगों को प्रेरित किया गया कि आपका कोई ड्राइवर है तो यार वो तो पैसे नहीं दे पाएगा, आप दे दो, आप उसकी पेंशन गोद ले लो, तो इस तरह से भी चलते हैं इसमें। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 की बात है, वित्त मंत्रालय की पहल, और 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बेटा 60 साल की आयु के बाद ये पेंशन की क्या करता है, प्रावधान करता है। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये भी इसी दिन, 3 योजना इसी दिन चलेंगी बेटा, 3 योजना। ये 18 से 50 साल के लोग, अगर याद रखना है बेटा, इनका जीवन बीमा, यानी 18 से 50 साल के बीच कोई व्यक्ति मरता है तो ध्यान रखना है उसे लाइफ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और इसका प्रीमियम पहले 330 था, अभी प्रीमियम का मतलब है ये बीमा पॉलिसी लेनी है तो कुछ पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो पहले 330 रुपए दिए जाते थे एक साल में, अब 436। अगर किसी का भी खाता खुला हुआ है सरकारी बैंक में तो ज्यादातर ये फॉर्म उन्होंने भरवा रखे हैं, अगर नहीं भरवा रखे हैं तो ये हर किसी को भर देने चाहिए। ये 2 योजनाएं आएंगी। अगर 18 से 50 साल के बीच का कोई व्यक्ति चला जाए, देखो साल में 436 रुपए निकालना उतनी बड़ी बात नहीं है, पर अगर किसी घर में 18 से 50 साल के बीच का व्यक्ति चला जाए तो उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जो दुखों का पहाड़ टूटता है ना, वो तो अलग। कई बार ऐसे भी होती है स्थिति परिवार की कि 2 रोटी का भी जुगाड़ नहीं होगा आगे, उसी के लिए योजना है कि भाई 2 लाख रुपए कम से कम इंश्योरेंस मिलेगा अगर 18 से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए, देखो आदमी के जाने के बाद जो सबसे बड़ा सहारा है ना, फिर वो पैसा है। अगर कोई व्यक्ति है जीवित तो फिर अपने आप कैसे भी करके कुछ भी करेगा, लेकिन अगर एक बार वो चला जाए तो सबसे बड़ा सहारा फिर क्या हो जाता है, केवल और केवल पैसा हो जाता है बेटा। बाकी दुनिया ना कोई सहायता करती है ना करने की कोशिश करती है। तो इसलिए योजना चली हुई है और ये लगभग अगर किसी के पड़ोस में कोई भी है तो ये अपना भी करवाना चाहिए जरूर, कोई इसमें बुराई नहीं है। 436 रुपये हम साल में पता नहीं कहाँ बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 436 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, किसी की जीवन की ज्योति अगर 18 से 50 साल के बीच में बुझ जाती है तो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। अब ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी शुरुआत भी 9 मई, पर यह 18 से 70 साल के लोगों को कवर करता है, याद रखना है बेटा। और इसमें साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा है, साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों है इसमें, ठीक है। चलिए, तो जनरल इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों हैं। पहले 12 रुपए जाते थे, अब 20 ही रुपए जाते हैं, अब 20 रुपए जाते हैं। तो ये 2 योजनाएं हैं बेटा। 18 से 50 वाले के बीच में 436 रुपए जाते हैं, 18 से 70 के बीच के लिए 20 रुपए जाते हैं। और इसका मंत्रालय भी कौन सा है, तो इसका मंत्रालय भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये 3 योजनाएं हो गई हमारी जिनकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है। कब हुई है, 9 मई 2015 को हुई है। तो वो नहीं जाए तो पैसा कहाँ जाएगा बेटा। फिर 436 रुपये अगर किसी इंसान को ना हो, कुछ ईश्वर करे उसे 70 साल तक भी कुछ ना हो, तो फिर क्या वो 436 रुपये इतना मायने रखता है? वैसे कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, ये कभी इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया, अभी क्लियर नहीं है ना। लेकिन अगर वो चला भी जाए कहीं तो बताओ, वो 436 रुपये कुछ इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है ना, और उससे सिक्योरिटी कितनी मिल रही है ना। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री, तो ये 3 योजना हो गई, तीनों 9 मई 2015 की हैं, तीनों वित्त मंत्रालय की हैं। अटल पेंशन योजना में तो क्या है, पेंशन है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जीवन बीमा है बेटा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल बीमा है। क्या है, एक्सीडेंटल बीमा है। स्मार्ट सिटी योजना है, इसकी भाई डेट शुरू शायद आए ना आए, लेकिन ये आ जाएगा साल। इसका मंत्रालय है आवास और शहरी विकास मामले, इसका मंत्रालय है आवास और शहरी विकास मामले बेटा। और स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य था
कि भैया देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना किसका है? इसका उद्देश्य था स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। तो स्मार्ट सिटी योजना ये है। स्टार्टअप इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, और स्टार्टअप इंडिया की ये डेट भी पूछी जाती है 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप का मतलब है कोई छोटी कंपनी, छोटी या शुरुआती कंपनी है ना, छोटी या शुरुआती कंपनी, छोटी या शुरुआती कंपनी। 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016। ठीक है, किसकी पहल है? भारत सरकार की है, सब जानते ही हैं। उद्देश्य क्या है? यहां से आगे देखो, देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। यानी नया स्टार्टअप कोई खुले ना, तो उस स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए, स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए ध्यान रखना है, स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए ध्यान रखना है बेटा, ये ऐसा उसे माहौल मिले, ऐसा माहौल मिले ताकि बेटा स्टार्टअप यानी छोटी कंपनियां भी बढ़ सकें, बड़ी बन सकें और देश का आर्थिक विकास हो। याद रखना है, आर्थिक विकास नौकरियों से ही नहीं होता केवल। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस या कोई काम शुरू हो। ठीक है, क्योंकि नौकरियां तो एक तरह से ये भी कह सकते हो कि वो सरकार के खजाने को खाली करने वाली चीजें भी है ना। नौकरी जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि नौकरियों के बिना काम चल जाएगा, नौकरी के बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता। नौकरी, कुछ डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं कि वहां नौकरी चाहिए ही चाहिए, बिना नौकरी के वहां काम चलेगा ही नहीं। पर अब ये भी नहीं हम सोच सकते कि हमारे यहाँ बिजनेस कोई ना हो, केवल नौकरी नौकरी हो, तो कैसे हो सकता है? और फिर नौकरी को क्रिएट करने का काम भी कौन करती है? बिजनेस। आप देखो आज की डेट में जितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर ऐसी एक भी कंपनी हमारे यहाँ नहीं होती तो हमारे कितने लोग घर बैठे हुए होते। जो नौकरी का एक उद्देश्य है वो प्राइवेट लोग भी जो है पूरा करते हैं। एक आदमी दुकान खोले हुए, एक बिजनेस, वो भी 5-7 लोगों को अपने यहाँ पे क्या देता है बेटा? अपने यहाँ पे काम दे देता है। ठीक है, 2-3 लोग उसकी मदद के लिए हैं, है ना। एक सुबह उसके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आ रहा है, इस तरह के लोग हैं। कोई माल की ढुलाई के लिए उसने रखे हुए हैं। तो जो बिजनेस हैं वो नौकरियों को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए जो छोटे छोटे बिजनेस कोई खोलना चाह रहा है तो उसे ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो उस स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके, उस स्टार्टअप को वो आगे बढ़ा सके आसानी से। यानी उस स्टार्टअप को चारों तरफ से रोकने वाले लोग ना हो, उसको बढ़ावा देने वाला माहौल मिले। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एक घर तो ऐसा है कि चारों तरफ से लोग कह रहे हैं हाँ बेटा तू हो जाएगा, अरे तू पक्का हो जाएगा, तो मन ना अपने आप ही कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अरे हाँ मैं करके दिखाऊंगा। और एक ऐसा है कि चारों तरफ से लोग यही कह रहे हैं नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं करेगा, अरे तू बेकार है, तू तो बिल्कुल बेकार है। फिर क्या होगा? फिर सच में ही कई बार ऐसा होता है कि मन करता है शायद मैं कर ही ना पाऊं। अपने ऊपर भी क्या होने लगता है, थोड़ा सा बेटा शक होने लगता है, सुबह होने लगती है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत ये सबसे ज्यादा यहां पे आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई। मैंने तारीख तो नहीं देखी पर साल पूछी जाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है बेटा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल। और क्या होता है कि मान लो प्राकृतिक आपदाओं ने फसल बेकार कर दी, कीट पतंगों ने कर दी, रोगों ने कर दी, तो जो फसल में नुकसान हुआ है ना, किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देने का काम ये करती है। भाई किसानों को बीमा कवरेज यानी खेती का भी बीमा, कि खेती को अगर नुकसान हो, इंसान को नुकसान हो रहा है तो बीमा हो रहा है, खेती को भी नुकसान हो, और अगर नुकसान का बीमा मिलने लगे तो किसान को चाहे कुछ ही सही लेकिन पैसे की आमदनी हो जाएगी। यानी एक तरह से वो थोड़ा सा फ्री माइंडेड रहेगा कि हाँ भाई अगर कोई दिक्कत भी हुई तो मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो किसानों की आय को स्थायित्व देना क्या है? किसानों की आय को स्थायित्व देना, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को स्थायित्व देना। किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है ये। जैसे किसान डरते हैं यार नई फसल कोई नहीं बोएंगे, कोई नुकसान हो गया तो अब उसे बीमा मिल गया,
तो सोचेगा ठीक है यार, करके देख लेते हैं, अगर फसल बिगड़ी तो कुछ सरकार दे देगी, है ना, क्षतिपूर्ति हो जाएगी, अगर फसल अच्छी हो गई तो हो सकता है बहुत बढ़िया हो जाए। तो कोई नई चीजें भी अपनाने के लिए किसान थोड़ा सा उसकी छाती ठुक जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, तो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, पेस्ट एंड डिजीजेस। इनकी वजह से अगर हो जाता है कोई नुकसान, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, पेस्ट्स की वजह से या डिजीजेस की वजह से, तो भाई उसको क्या हो जाता है, नुकसान की स्थिति में उसे उसका कंपनसेशन मिल जाता है। इसका उद्देश्य है स्टेबलाइजिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है बेटा, है ना, स्टेबलाइजिंग फार्मर्स इनकम इसका मेन उद्देश्य है। एक लास्ट शायद योजना होगी आज की, सेतु भारतम योजना 2016 में शुरू हुई। 2016 तो कम से कम याद कर लेना इसका। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का मंत्रालय है। उद्देश्य है जो नेशनल हाईवे पे मान लो रेलवे क्रॉसिंग है और उसकी वजह से वाहनों को रुकना पड़ता है, जो रेलवे क्रॉसिंग है वाहनों को रुकना पड़ रहा है। अब देखो वाहन अगर 10 मिनट रुक गए ना, कई बार तो स्टार्ट ही रहते हैं सारे वाहन, तो कितना तो फ्यूल का लॉस हो जाता है। ठीक है, प्लस समय का लॉस होता है, उतनी देर गाड़ियां खड़ी रहेंगी। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल हाईवे जो है उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित, है ना, यानी उनपे क्रॉसिंग जो है वो ना हो, रेलवे क्रॉसिंग ना हो, बल्कि उसके लिए ऊपर से सेतु बन जाए, सेतु या फिर नीचे से अंडर ब्रिज बन जाए। तो ये है सेतु भारतम योजना का उद्देश्य बेटा, है ना। और ये योजना मेनली सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के महत्व को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। आज की लास्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया, 2016 में शुरुआत हुई, है ना। हिंदी में कहते हैं उत्तिष्ठ भारत। योजना का उद्देश्य है कि महिला और SC ST जो लोग हैं वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको सहायता देना। और इसके लिए याद रखना कि अगर कोई SC ST का व्यक्ति या महिला अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हर बैंक की ब्रांच को बोला हुआ है आप ऐसे 2 लोगों को मदद करोगे उनके बिजनेस को उठाने में, और वो मदद लोन के रूप में होगी। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है ना, लेकिन कम से कम हर ब्रांच को एक SC ST पर्सन को और एक महिला को, क्योंकि अगर पूरे देश का उत्थान करना है तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक कास्ट या केवल किसी एक धर्म के ऊपर उठने से देश ऊपर उठ जाएगा, उसके लिए सभी को ऊपर उठना पड़ेगा। और साथ में जैसे पुरुष जो हैं बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी बने हुए हैं, जब महिलाएं भी वैसे ही काम करेंगी तब जाके देश का विकास होगा। इसी के लिए ये योजना ये बेटा क्या करती है, ये करती है एम कि भैया एक जो बैंक की ब्रांच है एक SC ST व्यक्ति को और एक महिला को ये लोन देंगे जरूर, है ना, 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच का, है ना। किसी ऐसी परियोजना के लिए जो नई हो, नई परियोजना, ग्रीन फील्ड यानी नई, विनिर्माण वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम किसी ने शुरू किया है, इस तरह के लोग को दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक आदमी के नाम पे नहीं है बिजनेस, तो उसको नहीं दे सकते क्या लोन? दे सकते हैं, पर फिर ऐसा बिजनेस हो जिसमें 51% की हिस्सेदारी कम से कम या तो महिला की हो या SC ST की हो। 51% का मतलब माना जाता है कि मालिकाना हक इनके पास है, यानी ये इसके ऑनर हैं बिजनेस के, बेशक कोई साझेदार भी है पर मालिक यही माने जाते हैं बेटा, मालिक यही माने जाते हैं। ठीक है, तो ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार संबंधित हो सकते हैं। और अगर नॉन पर्सन एंटरप्राइज है यानी कोई ऐसा बिजनेस है जो किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं है, तो 51% जो शेयर हैं और 51% जो कंट्रोल है उसमें या तो उस व्यक्ति का जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या फिर महिला के पास होनी चाहिए, या फिर महिला के पास बेटा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में रखनी है। 1-2 बार इसकी रीडिंग करनी है आपको, क्योंकि अगर ये रीडिंग नहीं करी बेटा, लोक नृत्य को थोड़ा रिवाइज करो, जो मैंने बताया है उसी तरीके से करो, है ना। यही तो टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से।
देखो कलर कौन सा लूं, ये लो, रेड ले लो, यहाँ से लो, ये जा रही है लाइन है और ये जा रही है ना यूं करके, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा, ये है। ओ ये जाना, अय्यो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये देखो बच्चों, है ना। अरे ठीक है, तो ये ध्यान रखना अब यहाँ पर, अरे तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये पंजाब है, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये यूपी, ये बिहार, ये बिहार हो गया, और इधर की तरफ हो गया वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर आया पूरे में असम। और इधर आया पूरे में असम, ये देखो आप, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक न्यू टॉपिक है बच्चों। ये एक न्यू टॉपिक है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं कह रही, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान इस तरीके से फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका जो विस्तार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो किन किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के जमाव से हुआ है, ये बताइए। तो अगर मैं आपसे कहने लगी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान कितना फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, ये बताइए सभी साथी जी। आज तुम्हें मैंने बताया ना क्लास क्यों लेट हुई थी, थोड़ा सा ऑफिशियल मीटिंग थी, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट हुई है। अब कोई बात नहीं, कल पढ़ा देंगे, वो भी लेनी जरूरी थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही होती हैं चीज़ों को लेकर कि आपकी और चीज़ें कैसे बेहतर तरीके से हम दे पाएँ आपको, यही चीज़ें होती हैं, है ना।
तो इसका जो विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार, विस्तार यानी एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन है इसका उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण या जमाव से हुआ है, निक्षेपण या जमाव से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डिपोजिशन रिवर्स डिपोजिशन प्रोसेस, टाइम तो नहीं हो गया अभी, 10 मिनट बाकी है, क्रिएट्स दिस रीजन। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो किन तीन नदियों के नाम याद रखने हैं, तो आप बोलोगे मैम हमें सिंधु याद रखनी है, गंगा याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाखों वर्षों में जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी भी यही जलोढ़ मिट्टी है, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सोयल कहते हैं। बाकी बहुत चीजें जलोढ़ मिट्टी पढ़ाने के लिए वो हम मिट्टी के टॉपिक में कवर करेंगे। अब मैं ऐसे जलोढ़ मिट्टी बता दूं, 2 प्रकार की होती हैं, बांगर खादर होती है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दोमट या कछारी मिट्टी बोलते हैं इसको, और जलोढ़ मिट्टी 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। तो यहाँ में मिक्सअप हो जाएगा अगर मैं पूरा जलोढ़ मिट्टी एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो मैं जो बेहतर चीज आपको लगती है ना, मैं खिचड़ी नहीं पकाती किसी चीज की कि मिट्टी भी उसी में डाल दी, मैदान भी उसी में कवर करा दिए। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि हर चीज अलग अलग वे में, बिल्कुल जैसे मिट्टी अलग बिल्कुल सेपरेट ही पढ़ाऊंगी। मैदान है तो भैया मैदान का उसमें टॉपिक है तो मैदान ही पढ़ाऊंगी, उसमें मिट्टी बीच में नहीं लेकर आऊंगी। तो एक बार में एक ही चीज की डेफिनेशन मैं यहाँ पर देना पसंद करती हूँ, ताकि जो जो इन्हें कम समझ में आता हो वो भी अच्छे से समझ पाए। अब मैं यहीं पे मुझे तो पता है भाई जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, मैं पूरा 20-25 लाइन लिख दूंगी, लेकिन वो बताने से कोई फायदा नहीं, वो मिट्टी वाले टॉपिक में करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ जैसे अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जो मैं पढ़ाऊंगी बेस्ट पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, बस चल रही है आगे बात करो बच्चों, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे क्षेत्रफल, क्योंकि सब चीजें एक की एक्सप्लेनेशन तो दुनिया भर की कर दो, लेकिन वो हो जाती है खिचड़ी बनाना। मैं चाहती हूँ कि एक वक्त में एक बात बोलो और वो भी अच्छे तरीके से बोलो और सभी को समझ में आए। 7 लाख वर्ग किलोमीटर
ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना। मैम इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सेवेंटी लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी लंबाई लेंथ, तो अभी मैं यहाँ पर देखो इसी की डिटेल दूंगी। मुझसे उम्मीद लगाओ कि मैं दुनिया भर की चारों वो करूं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व लंबाई, और ऐसे ही बेस्ट होता है पढ़ाना। पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है ना। वेस्ट टू ईस्ट लेंथ, वेस्ट टू ईस्ट लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर। चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 150 से 500 किलोमीटर। 150 से 500 किलोमीटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, बताओ अगर मेरी बात यहां तक आपको कुछ अगर ना समझ में आई हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बताऊं, 7 लाख है। ये ब्लैक पेन से बता दूं, 7 लाख, अलग ही अलग चमकेगा, है ना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी नहीं नहीं रवीना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आराम से पढ़ना है मन लगा के। मैं मेरी इंग्लिश हिंदी में अलग अलग हो गया। चलो हो गया, चलो आगे बढ़े। तो अब इसे ना 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखो विस्तार, मैंने कहा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण ये जमाव से हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब उत्तर भारत के, देखो बच्चों मैं बता एक ही बार में एक ही चीज पढ़ाना पसंद करती हूँ। मैं आपसे कह दूं कि मैं सब कुछ घोल मट्ठा करके बना दूं तो बताए, जो बेचारे जिनको कम समझ में आता है ना उनको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। और कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मैं मानती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे मैम इसके जलोढ़ मिट्टी का नाम आ गया तो जलोढ़ मिट्टी, अब मुझे तो याद है, मुझसे तो ऐसे आंख बंद करके ही पढ़वा लो। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सोयल है, 43.4% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी के नाम क्या है, इसे ये काली मिट्टी कोई मुझसे पूछे सब बता देंगे। लेकिन वही बात है ना, अगर हम चीज हर अलग अलग चीजें मैं आपको दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं धर्मुकीर ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। हाँ आज, चलो शाम हो गई, हाँ शाम हो गई, दूसरी क्लास का तुम्हारा टाइम हो गया केमिस्ट्री का। अब तुम चलो, कल मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। भाई मैंने देखो क्लास का ऑफ इसलिए नहीं कहा, तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि क्लास किस वजह से हुई। भाई मीटिंग थी इस वजह से आज लेट हो गई क्लास, कल को पढ़ा देंगे क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ मैम मैं फ्रेशर हूँ, प्लीज मेरे लिए ऐसे ही पढ़ाना आप जी। आप ये एसके शिवू मुझे पता है, हमें सबको लेके चलना है। अब जो होशियार है बेचारा वो तो कह ही लेगा, लेकिन जो वैसे हैं बेचारे बच्चे कहते हैं हमें हम फ्रेशर हैं, वो तो उनको भी तो लेके चलना है ना, तो सबको लेके चलना है। चलो आज के लिए अब यहीं पे छोड़ो क्लास। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया आज? आज तो मैंने शुरू, मुझे लगता है मैं मैप दे दूं,
उससे लगेगा थोड़ा। 1 2, ठीक है, 3 4 5, लो। बाकी ना कल पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, पढ़ाना तो है ही तुम्हें। और चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू सो मच। भागों में 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू भाबर, तराई, बांगर, ये नाम याद होने चाहिए। और प्यारे बच्चों, खादर, है ना? ठीक है, हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है, ये बता दो। कभी पता चल रहा है कि बिना आवाज की क्लास ले जा रही हूँ। मैम कल मेरी कल क्लास हुई थी, कल ना मीटिंग थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुई थी क्लास। हाँ जी बच्चों, भाबर, तराई, बांगर, बांगर और खादर, और खादर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो मैं भाबर की इमेज दिखा देती हूँ आपको, कहाँ है भाबर। ये देखो बच्चों, ये हिमालय है, आपको पता है हिमालय? हाँ जी मैम, हिमालय। हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी मैंने आपको पढ़ा दी होगी, वो भी याद होगी। हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी का नाम शिवालिक है। शिवालिक के अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में हमें भाबर जो रीजन है वो दिखाई देता है। तो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये पत्थर पत्थर दिख रहे हैं, तो भाबर क्षेत्र आपको पथरीला दिखेगा। ये पत्थर है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति मिलेंगी। जब पथरीला क्षेत्र है, पत्थर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ वहाँ पे वनस्पति उग जाएगी? तो आप बोलोगे वनस्पति तो नहीं उगेगी। अब जब पथरीला क्षेत्र है तो वो खेती के लिए भी सुटेबल नहीं होगा, एग्रीकल्चर के भी लिए भी सुटेबल नहीं होगा। और नदियां जो है यहाँ पर जो है वो दिखती नहीं है, वो मतलब पत्थरों के नीचे से बह रही हैं, तो नदियां अदृश्यमान हो गई हैं। भाबर के दक्षिण में आते हैं तराई। तराई में क्या है? हरा भरा घास के मैदान, सब कुछ मिलेगा, दलदली क्षेत्र है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और भाबर के दक्षिण में है, घनी वनस्पतियां होंगी और नदियां यहाँ पर दिखती हैं, और ये खेती के लिए एक उपयुक्त सुइटेबल क्षेत्र है। अब खादर, ये पानी देख रहे हो नीले रंग का, तो ये जो पीला पीला सा आपको बाउंड्री चमक रही होगी, ये होता है खादर। ये खादर यानी नदी के आसपास का क्षेत्र। खादर हर साल जो है बाढ़ आती है। अब बाढ़ अपने साथ क्या लाती है? तो बाढ़ जैसे यहाँ पहुंचती है ना खादर क्षेत्र में, तो यहाँ की मिट्टी हमेशा नई हो जाती है। अब नई हो जाती है तो यहाँ पर खादर क्षेत्र उपजाऊ होता है, क्योंकि हर साल मिट्टी नई हो रही है तो अच्छी खासी फसलें उगेंगी। वहीं बांगर क्षेत्र की, ये नदी से दूर का क्षेत्र है। अब नदी से दूर का क्षेत्र है, हर साल मिट्टी नई भी नहीं हो रही है, तो यहाँ ये बहुत ही बीहड़ वाला क्षेत्र है।
जैसे चंबल के बीहड़ होते हैं ना, वैसा क्षेत्र है। तो बांगर आपको पता है खेती के लिए इतना सूटेबल नहीं है। तो अब कहोगे मैम ऐसे तो हमें नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन लिख कर भी कर दो थोड़ा सा। तो ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी, उसके दक्षिण में भाबर क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में ये पानी है, पानी के आसपास का जो येलो कलर का क्षेत्र है वो खादर है, और नदी से दूर का क्षेत्र बांगर। बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब हम इसको एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डालेंगे भाबर। ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ये इतना तो पता ही चल गया होगा, शिवालिक के दक्षिण में ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है ना। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालय, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ शिवालिक। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। Very little vegetation is found. Very little vegetation is found. और चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 8 का टेबल 8 से 16 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, सब पॉइंट्स याद करने ही बात ध्यान रखेंगे। इस भूभाग की नदियां पत्थर कंकड़ व पथरी, पत्थर कंकड़ व पथरी के नीचे से, पथरी है ना के नीचे से प्रवाहित होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य हो जाती। ओके, द रिवर ऑफ दिस एरिया, the river of this area become invisible, become invisible, ठीक है, because they flow underwater, they flow
अंडर स्टोन, पेबल्स है ना, एंड ग्रेवल। ये आपको the river of this area become invisible because they flow under streets, pebbles and gravel। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाबर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि पथरीला क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से, भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। भाबर इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, because भाबर रीजन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अब आता है तराई। तो भाबर ये शिवालिक के दक्षिण में है, बहुत कम वनस्पति मिलेगी, चौड़ाई इतना है। इस भूभाग की नदियां पत्थर, कंकड़ व पत्थरी के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं और भाबर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। अब बात करेंगे तराई की। तराई मैंने बताया था ना, तराई हरा भरा है। भाबर के दक्षिण में स्थित, यह कहां पर है? कोई पूछे तो आप ये बताना, भाबर के दक्षिण में। ये भाबर के दक्षिण में स्थित है। भूमि यहाँ की कैसी है? तो आप बोलोगे तराई भूमि। तराई की जो भूमि है नम और दलदली। यहाँ की भूमि नम व दलदली। ओके, भूमि कैसी है? नम व दलदली। नम और दलदली, ये आप याद रखेंगे। लोकेटेड टू द साउथ ऑफ भाबर, टू द साउथ ऑफ भाबर, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ भाबर, ये आप याद रखेंगे। तराई जो लैंड है मॉइस्ट एंड स्वैम्पी है ना, जो
तराई रीजन मोइस्ट, है ना, एंड स्वैम्पी। मोइस्ट एंड स्वैम्पी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तराई में तुम्हें पता हरे पेड़ पौधे दिखाए थे मैंने, दिखाए या भूल गए? तो आप बोलोगे घनी वनस्पतियां, घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब घनी वनस्पति को क्या बोलते हैं? रिच वेजिटेशन इज फाउंड, है ना, डेंस वेजिटेशन इज फाउंड, डेंस वेजिटेशन इज फाउंड बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौड़ाई उसकी तो मैंने भाबर की कितनी बताई थी, 8 का टेबल बताया था, ये 20 से 30 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर, ओके, चौड़ाई इतनी है। इसके बाद भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वे तराई के धरातल में, वे तराई के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है, धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द रिवर विच बिकम इनविजिबल, the river which become invisible in the Bhabar region ये याद करना है आप सबको कि वो कहाँ दिखना फिर पुनः शुरू कर देती है। बिकम रीजन, बिकम विजिबल, बिकम विजिबल, again on the surface of तराई रीजन, ठीक है। और TERAI होता है ऊपर भी
ये है, सब में ये लगेगा। तराई जो है बच्चों, वो खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। हरा भरा है तो खेती तो होगी। तराई इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर पर आओ। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ये आपको ध्यान रखना है। बांगर इज ओल्ड एलुवियल सोयल। Bangar is old alluvial soil and flood water does not reach here. And flood water does not reach here. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। ओके, नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है, थोड़ा दूर का क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है। तो आप बोलोगे ये क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। इट इज फाउंड फार अवे it is found far away, okay, from the river basin, from the river basin। नदी से, नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है, है ना। यहाँ की कैसी मिट्टी है, यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है। जब नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है, बेहद युक्त है, तो यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ बच्चों कैसी है, कम उपजाऊ मिट्टी है। अतः खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। अतः यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है।
अतः खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। द सोइल इज लेस फर्टाइल the soil is less fertile and it is less fertile than the khadar soil. Than the khadar soil. अब जो बांगर है तो भैया जब नदी से दूर के क्षेत्र में ये पाई जा रही है तो आप जाहिर सी बात है भैया ये खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है। बांगर क्षेत्र है ना, नदी से दूर का एरिया है ना, बांगर क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बांगर क्षेत्र जो है बच्चों वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है। यहाँ पर क्या होती है, चूने की गांठ मौजूद होती है। The land is not suitable for farming. This reason is not suitable for farming. It contains hard limestone deposits. ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खादर की, ठीक है। खादर तो जाहिर सी बात है नदी के आसपास का ही क्षेत्र था, है ना। खादर तो नदी के आसपास का ही क्षेत्र था। यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ मैंने लिख दिया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हाँ। खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है। इसे लिखेंगे न्यू एलुवियल सोयल। इसे क्या लिखेंगे, न्यू एलुवियल सोयल लिखेंगे, ठीक है। न्यू एलुवियल सोयल, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। न्यू एलुवियल सोयल, ये याद रखना है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है।
यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। इट इज फाउंड अराउंड द रिवर बेसिन्स। It is found around the river basins. और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि नदी के आसपास का क्षेत्र है तो इसलिए बहुत उपजाऊ मिट्टी तो मिलेगी ही, ये आप याद रखेंगे। इट इज वेरी फर्टाइल सोयल। इट इज वेरी फर्टाइल सोयल और ये खेती के लिए उपयुक्त है। खेती के लिए उपयुक्त है। खेती के लिए जब भैया बाढ़ का पानी हमेशा है, नई मिट्टियां यहाँ हैं तो यह खेती के लिए तो उपयुक्त होगा। ये क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त है। इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। है ना। और हर साल नदी की बाढ़ से, हर साल नदी की बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है। हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर और हर साल यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। जो अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जो अत्यधिक उपजाऊ, जो अत्यधिक उपजाऊ जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद एवरी ईयर द रिवर फ्लड डिपॉजिट every year the river flood deposit new layer of fertile new layer of new layer of fertile alluvial soil. Alluvial soil. New layer of fertile alluvial soil. Alluvial soil. हो गया यहाँ तक। अब
ये तो हो गया है पूरा चैप्टर। अब न्यू टॉपिक आता है द्वीपों का। अब आता है नया चैप्टर द्वीपों का। ओके, हाँ हो गया। बांगर की चौड़ाई नहीं आती है। हाँ, हर टॉपिक की वर्कशीट मैंने उसमें दे रखी है, ध्यान दो अपने चैप्टर में। हाँ, हर टॉपिक की अभी ये टाइप हो रही है, मैं दूंगी। दीप, दीपों का ये न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक, दीप होता क्या है? सबसे पहली बात, आप खुद देखो, ये है पानी, ऐसे करके, और पानी के बीचों बीच ये कुछ हरा हरा बन गया। पानी के बीचों बीच भूमि, पानी के बीचों बीच भूमि, तो ये है बच्चों द्वीप। इसे बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप के चारों ओर क्या होता है? पानी। जो चारों ओर किससे घिरा हो? चारों ओर पानी से। तो अब आपने डेफिनेशन ध्यान से सुनी ली होगी कि भैया द्वीप वह भूभाग है द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, जो चारों ओर पानी से जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, यह महासागर, सागर। यह कहाँ पे मिलेगा आपको? यह महासागर, सागर, झील वे नदियों में पाए जाते हैं। झील व नदियों में पाए जाते हैं। समझ में आया? ये आपको ध्यान है। आइलैंड इज ए लैंड एरिया मतलब ये पानी में ही रहते हैं, विच इज सराउंडेड बाई वाटर, सराउंडेड बाई वाटर, which is surrounded by water on all sides, on all it is found in
It is found in ocean, sea, lakes. Ocean, sea, lakes and rivers. ये आपको ध्यान है। इसके बाद आपको इमेज दिखा देते हैं, कभी आपको इससे क्लियर ना हुआ हो। अमन किरार जी, ये द्वीप खत्म होने दो, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगी। ओके। हाँ, जैसे एप्स्टीन, एप्स्टीन का द्वीप है, सही कह रहे हैं, और क्या ऐसे ही तो होते हैं। ये लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप। अभी इसके बारे में ध्यान से, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। भैया कहानी यहीं लिखते हुए चलनी है, ठीक। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। ओके। इसके बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसके बाद मध्य अंडमान। सीक्वेंस मेरे साथ ही बना लो वरना खिचड़ी बन जाएगी बहुत तगड़ी वाली। ये है दक्षिणी अंडमान, और ये है पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। दक्षिणी अंडमान पर ही तो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम तुम्हें मालूम ही होगा। और इसके नीचे तुम्हें पता है ना पोर्ट ब्लेयर का नया नाम? हाँ बता दो, पता है तो। डंकन पास। हाथ बढ़ाते रहो वरना फिर मेरे साथ नहीं बनाओगे तो गलत बनने लगेगा। अब इधर की तरफ ही है एक रूटलैंड आइलैंड, इधर की तरफ ही है एक यहाँ पे ये वाला। तो ये जो है ये है रूटलैंड आइलैंड, रूटलैंड द्वीप। लो ये भी लिख दिया, रूटलैंड द्वीप। क्या लिखा है मैंने? कुछ हो गया, यू खिचपिची नहीं करना चाह रही बस मैं। रूटलैंड द्वीप। इसके नीचे लघु अंडमान, फिर इसके नीचे 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल हो गया। ये कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार, और ये
ग्रैंड चैनल, और ये सुमात्रा द्वीप, जो कि क्या लिखा मैंने, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, बना लिया? हाँ मैम बना लिया। अब इधर आओ, इधर बनाओ, उत्तरी अंडमान के सामने बनाओ नारकोंडम द्वीप। ऊपर वाला नारकोंडम द्वीप है, नीचे वाला बेरन द्वीप है। ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऊपर वाला भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का एकमात्र सुषुप्त डोरमेंट वोल्केनो। सुषुप्त का मतलब होता है जो इस समय शांत पड़ा है, लेकिन इसके भविष्य में जगने के चांसेस हैं। अब जब भी ज्वालामुखी फूटता है उससे क्या क्या निकलता है, तो राख, लावा, मेग्मा, जलवाष्प ये निकलता है ना। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ये अब भी एक्टिव है, पहले भी एक्टिव था और आगे भी एक्टिव ही रहेगा जी। हिमांशु शर्मा भैया, ये नदी है, नदी के ये वाला जो क्षेत्र है ये होगा खादर, इसके ये खादर, ये नदी है, और इससे दूर का क्षेत्र यानी यहाँ का और यहाँ का इतनी दूर का क्षेत्र ये बांगर होगा। इन नदी से दूर तो हो गया क्योंकि बीच में खादर क्षेत्र आ गया ना, ये बांगर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे। दीपा पोती हो रहा है, कैसे करें? इसके लिए भी टैलेंट चाहिए भैया। ये एक्टिव वोल्केनो, हो गया। इसके बाद साउथ अंडमान के सामने स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, आज इतनी छींकें क्यों आ रही हैं भैया मेरे तो। शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप, 3 द्वीप ये बनाओ। स्वराज द्वीप, ये बात आप याद रखेंगे। शहीद द्वीप, इसका नया नाम आपको पता है, नए नाम रखे गए हैं। स्वराज द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, इस पे राधानगर बीच है। ये नील द्वीप,
और ये रॉस द्वीप। नए नाम ये हैं: स्वराज द्वीप का नया नाम, शहीद द्वीप का नया नाम, सुभाष चंद्र बोस का नया नाम, सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नया नाम ये है। तो ये मैंने क्या बनाया, मैप ऑफ अंडमान निकोबार। ये है, ठीक है। जो अब यहां देखो, ये जो डंकन पास है, डंकन पास, डंकन पास ये रहा और ये रहा, इन दो के बीच में, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया का एक वो है, उसके बीच में है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी जिनसे अब इस टाइम कुछ नहीं निकलता, लेकिन आगे राख लावा मेग्मा निकलने के चांसेस हैं। और ये बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गई है कक्षा यहाँ पर समाप्त। कुछ अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप। चलो मैम टाइम, इतनी बड़ी कॉपी नहीं है, आ चुपचाप रहा है बड़ी यहाँ पर। कैसा लगा सेशन? थैंक यू। आज मुझे बहुत इतनी जुकाम हुआ है, तुम्हारी क्लास में मुझे 10 छींके आ गई होंगी, 10, पता नहीं कैसे हुई है इतनी जुकाम। चलो थैंक यू।